हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोलर डिस्ट्रोसिया के मैनेजमेंट के बारे में कि अगर ड्यूरिंग डिलीवरी के समय अगर सोलर डिस्ट्रोसिया हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग को मैनेज कैसे करना है, सेफ डिलीवरी कैसे करना है, कितने मेथड्स को यहाँ पे अप्लाई करना है ताकि अच्छे से डिलीवर हो सके विदाउट बच्चे को इफ़ेक्ट हुए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सोलर डिस्ट्रोसिया में फीटस को अच्छे से डिलीवर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको वन बाय वन इसको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें मेथड है एपिजियोटोमी। तो एपिजियोटोमी क्या होता है? एपिजियोटोमी एक इंसिजन होता है जो कि कहाँ पे किया जाता है? सीजर के थ्रू वेजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच किया जाता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एनस और वेजाइना के बीच में एक एंगल्स है जिसमें मेडिको लेटरल एपिजियोटोमी कहते हैं, और दूसरा एक और लाइन है जिसको बोलते हैं मिड लाइन एपिजियोटोमी। मतलब दो टाइप्स के एपिजियोटोमी कर सकते हैं, एक मिड लाइन में और एक मेडियो लेटरल एपिजियोटोमी, मतलब जो 45 डिग्री में जो होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ में हेल्प करता है? ये वेजाइनल के ओपनिंग में हेल्प करता है। जैसे सोलर डिस्ट्रोसिया है तो वेजाइनल ओपनिंग अच्छे से नहीं होने के कारण भी सोलर डिस्ट्रोसिया हो जाता है, क्योंकि अच्छे से वो हेड बाहर निकलने के बाद जो शोल्डर है वो निकल नहीं पाता। ठीक है, तो ये हेल्प करता है वेजाइनल ओपनिंग को, और साथ ही फीटस के हेड के बल्जिंग को भी वो बाहर निकलने में भी हेल्प करता है, और शोल्डर को भी ईजिली निकलने में भी हेल्प करता है। ये था हमारा एपिजियोटोमी। देन इसके बाद हम देखेंगे सेकंड है फ्लेक्शन ऑफ द लेग। तो ये भी जनरली हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स को बैक साइड से उसको लेटने के लिए बोलेंगे, और फिर उसके दोनों लेग को फ्लैक्स करने के लिए बोलेंगे, साथ में एक साथ जोड़ के दोनों लेग्स को और फ्लैक्स करने के लिए बोलेंगे, और जो लेग रहेगा वो चेस्ट से टच होना चाहिए। ठीक है, तो ये हेल्प करता है वेजाइनल के ओपनिंग को वाइडन करने में। ठीक है, चौड़ा करने में हेल्प करता है, जिससे कि जो फीटस के हेड का डिलीवरी होता है उसके बाद शोल्डर के भी डिलीवरी होने में ईजिली हो जाता है, क्योंकि जो वेजाइना रहता है वो अच्छे से डायलेट हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा फ्लैक्शन ऑफ द लेग। देन इसके बाद हम देखेंगे ट्रैक्शन ऑफ द फीटल हेड। तो यहाँ ट्रैक्शन का मतलब होता है खींचना। तो यहाँ जो फीटस का हेड है जो कि बाहर निकल चुका है, तो उसको खींचा जाता है। कैसे खींचा जाता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड जैसे खींचेंगे तो फीटस का हेड जब मूव होगा तो वो जो अपर शोल्डर जो कि इम्पैक्टेड है सिम्फेसिस प्यूबिस में, मतलब कि सिम्फेसिस प्यूबिस में जो अपर शोल्डर जो फंस गया है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? फीटस के हेड को मूव करेंगे। ठीक है, तो डाउनवर्ड ट्रैक्शन करते हैं, जिसके कि ईजिली वो क्या हो जाता है? मूव हो जाता है और बाहर निकलने में हेल्प करता है। लेकिन उस समय ये भी ध्यान देना है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इंजरी हो सकता है नेक में, और नर्व्स इंजरी हो सकता है, जिसके कारण ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकता है। ठीक है, या अब्स पैल्सी भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए मतलब ये वाला जो टेक्निक है उसको यूज करना है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रैक्शन ऑफ द फीटस हेड, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल। ठीक है, देन इसके बाद देखेंगे सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सुप्रा प्यूबिक प्रेशर में जो प्रेशर अप्लाइड किया जाता है वो सुप्रा प्यूबिक रीजन में किया जाता है। वो जस्ट सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर में रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर रहता है उसका डायरेक्शन जो रहता है वो डाउनवर्ड रहता है एंड फॉरवर्ड रहता है। ठीक है, तो ये हेल्प करता है सोल्जर, जो अपर सोल्जर रहता है जो कि अंदर में फंसा रहता है, उसको मूव करने में हेल्प करता है। तो वो जब ये प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ईजिली मूव हो जाता है और ईजिली जो है वो डिलीवर हो जाता है। तो इस प्रकार से वो सोल्जर डिस्ट्रोसिया में सुप्राप्यूबिक प्रेशर हेल्प करता है। ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल रोटेशन। तो इंटरनल रोटेशन को कब यूज किया जाता है? जब ये जो पहले मैं आप लोगों को मेथड बताई ये डॉक्टर यूज करते हैं, लेकिन ये यूज़फुल नहीं रहते। इसके बाद भी जो शोल्डर रहता है वो डिलीवर नहीं होता है, तब जो डॉक्टर है वो इंटरनल रोटेशन का यूज़ करते हैं। तो इस मेथड्स में क्या किया जाता है, जो डॉक्टर रहते हैं वो अपर शोल्डर को जो कि स्टक रहता है वेजाइना के अंदर में, उसको प्रेस किया जाता है। तो प्रेस करने के कारण जो एंटीरियर जो शोल्डर रहता है वो क्या हो जाता है? प्रेस हो जाता है। ठीक है, प्रेस होने के कारण वो फ्लैक्स हो जाता है। फ्लैक्शन के कारण क्या हो जाता है? वो ईजिली फिर से बाहर वेजाइना से बाहर आ जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे पहला में क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ द हेड। यहाँ सबसे पहले हेड का प्रेजेंटेशन
रोटेशन हो रहा है। देन सेकंड में क्या होगा, रोटेशन एंड डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर। तो सेकंड में क्या करेंगे, जब हेड निकलने के बाद शोल्डर डिस्टोसिया के कंडीशन में ये जो अंदर से जो हेड है जो शोल्डर है उसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के कारण ही क्या होगा, जो शोल्डर है वो एंटीरियर शोल्डर है वो फ्लैक्स हो जाएगा और ईजिली फिर क्या हो जाता है, थर्ड में देखिएगा कि क्या है, डिलीवरी ऑफ द पोस्टीरियर शोल्डर, मतलब कि एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होने के बाद पोस्टीरियर शोल्डर भी डिलीवर हो जाता है। देन फोर्थ में क्या है, डिलीवर ऑफ द लोअर बॉडी एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड। उसके बाद जो लोअर बॉडी है वो भी डिलीवर हो जाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड भी डिलीवर हो जाता है। तो ये है इंटरनल रोटेशन, मतलब इंटरनल रोटेशन के थ्रू भी हम शोल्डर डिस्टोसिया को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे डिलीवरी ऑफ द पोस्टीरियर आर्म। तो इसमें क्या करते हैं, जो डॉक्टर रहते हैं वो अपने हैंड को इंसर्ट करते हैं वेजाइना में और उसके बाद पोस्टीरियर आर्म को होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद जो पोस्टीरियर आर्म रहता है उसके चेस्ट के अक्रॉस में उसको रख देते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो एल्बो है वो फ्लैक्स हो जाता है और ये प्रिवेंट करता है इंजरी होने से ह्यूमरस को। ह्यूमरस मतलब जो अपर आर्म रहता है बोन का, उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या रहता है, वो प्रिवेंट हो जाता है इंजरी होने से। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ जो पोस्टीरियर आर्म्स है उसको डॉक्टर क्या किया है, फ्लैक्स करके उसके चेस्ट के क्रॉस में रख दिया है। तो ईजिली क्या होगा, डिलीवर होने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा और इससे प्रिवेंट भी कर सकता है ह्यूमरस इंजरी को, क्योंकि अगर वो फ्लैक्स नहीं रहता तो डिलीवर करने के समय उसमें इंजरी होने का चांस रहता है। लेकिन अगर फ्लैक्स के कंडीशन में क्या होगा, ह्यूमरस में जो बोन है उसमें इंजरी होने का चांस नहीं रहता है और डॉक्टर इसको क्या करता है, आसानी से पुल्ड करके वेजाइना से इसको जेंटली निकाल देता है। और इसमें क्या हो जाता है, जो शोल्डर का जो डायमीटर रहता है वो भी डिक्रीज हो जाता है और जो शोल्डर है वो इम्पैक्ट या फंसा हुआ है वेजाइना के अंदर में, वो क्या हो जाता है, ईजिली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मेथड है। देन इसके बाद हम देखेंगे चेंजेस द पोजीशन ऑफ द पेशेंट। तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें पेशेंट को क्या किया जाता है, बैक से लेटाया जाता है और उनके लेग को साथ में फ्लैक्स किया जाता है चेस्ट की तरफ और ये हेल्पफुल होता है वेजाइना के डायलेशन में। ठीक है, तो ये है चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द पेशेंट। देन इसके बाद है अदर ऑप्शन। तो अदर ऑप्शन में क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला है ब्रेक द कॉलर बोन और क्लेविकल बोन टू डिक्रीज द डायमीटर ऑफ द शोल्डर। ठीक है, तो ये सबसे मतलब जब इतने सारे जो मेथड से ये जब फेल हो जाते हैं, मतलब ये सब अगर काम नहीं आते हैं, तब उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, जो फीटस का जो कॉलर बोन है, जो क्लेविकल बोन है, उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो शोल्डर का डायमीटर हो जाता है वो कम हो जाता है। तो इसमें फीटल डेथ होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है क्योंकि उसका क्लेविकल बोन है वो ब्रेक हो जा रहता है। ठीक है, इसके लिए एक टर्म्स दिया गया है जिसका नाम है क्लिंडोटॉमी। ठीक है, इसमें वही जो क्लेविकल बोन रहता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, देन दूसरा मेथड है सिम्फिसियोटॉमी। तो सिम्फिसियोटॉमी में क्या करते हैं, जो सिम्फेसिस प्यूबिस रहता है उसको कट कर देते हैं। देन इसके बाद एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं जीवेनेली मेथड्स। तो इसमें क्या करते हैं, जो फीटस का हेड है वो बाहर डिलीवर हो चुका है उसको फिर से रिटर्न बैक कर देते हैं पेल्विक में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये किस लिए करते हैं, क्योंकि जो शोल्डर है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में फीटस के हेड को फिर से रिटर्न बैक कर देते हैं और आफ्टर इसके बाद क्या कर देते हैं, सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं, मतलब सिजेरियन सेक्शन के थ्रू फिर डिलीवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद और एक और मेथड है जिसमें क्या करते हैं, हुक का यूज करते हैं। हुक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करते हैं आर्मपिट को डिलीवर करने में। तो इसमें भी चांस रहता है फीटस डेथ का या फिर जो नर्व्स रहते हैं उसमें इंजरी भी हो सकता है। ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे मैनुअर्स। तो मैनुअर्स क्या होता है, ये मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूवमेंट रिक्वायर ए स्किल एंड केयर। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें एक टाइप का मूवमेंट होता है और एक सीरीज होता है जिसके मूवमेंट के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, फीटस को डिलीवर कर सकते हैं, जो कि स्पेशली किस में ज़रूरत पड़ता है,
शोल्डर डिस्टोसिया में, क्योंकि शोल्डर डिस्टोसिया में जो शोल्डर रहता है वो इम्पैक्ट हो जाता है वेजाइना के अंदर है, जिसको फिर बाहर निकालने के लिए एक टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं मैनुअर टेक्निक, ठीक है। तो इसको दिया था एमसी रॉबर्ट मैनुअर ने, इसीलिए इसको मैनुअर टेक्निक कहा जाता है या मैनुअर मेथड्स कहा जाता है। और ये 90% इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये नॉन इन्वेसिव मेथड्स हैं। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, चलिए मैं आप लोग को 1 बाय 1 बताती हूँ। तो पहला मेथड्स है फ्लैक्सन ऑफ द लेग, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें फ्लैक्स करते हैं लेग को और इसमें चेस्ट तक फ्लैक्स करके लाते हैं, जो कि वेजाइना को डायलेट कर देता है, ठीक है। देन सेकेंड मेथड है सुप्राप्यूबिक प्रेशर। तो ये सुप्राप्यूबिक प्रेशर में क्या किया जाता है, इसमें सेकेंड मैन्यूट मेथड है ये, जिससे फ्रैक्चर भी हो सकता है क्लैविकल बोन को, ठीक है। जो फीटस का क्लैविकल बोन रहता है उसमें फ्रैक्चर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है शोल्डर पे, ठीक है। तो यहाँ फंडल प्रेशर को यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं करते हैं, वरना फंडल प्रेशर में यहाँ और ज़्यादा रिस्क हो सकता है, इसीलिए शोल्डर पे यहाँ पे प्रेशर दिया जाता है अगेंस्ट द मैटरनल पेल्विक, जो कि कॉज करता है न्यूरोलॉजिकल इंजरी भी हो सकता है, जैसे कि आर्पेल्सी, ठीक है। देन इसके बाद हम थर्ड मैन्यूर देखेंगे, उसका नाम है गैस्किन मैन्यूर। तो इसमें क्या करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें पेशेंट को इस पोजीशन पे रखा जाता है, जो कि हेल्पफुल होता है वेजाइना के डायलेशन में, जिसके कारण जो सोल्जर जो फंसा रहता है वेजाइना के अंदर में, वो अच्छे से ईजिली क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं गैस्किन मैन्यूर, ठीक है। तो इसके बाद है वुड स्क्रू मैन्यूर। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, ये एक इन्वेसिव मेथड है जिसमें कि डॉक्टर जो है वो इंट्रावेजाइनली अप्लाई करता है प्रेशर पोस्टीरियर फीटस शोल्डर पे, ठीक है। पोस्टीरियर जो फीटस का शोल्डर रहता है वहाँ पे वो एक प्रेशर अप्लाई करता है इंट्रावेजाइनली और उसको रोटेट करता है एंटेरियर पोजीशन पे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हेल्थ वर्कर है वो क्या कर रहा है, फीटस के पोस्टीरियर शोल्डर को एंटेरियरी उसको क्या रोटेट कर रहा है, एंटेरियर साइड में उसको रोटेट कर रहा है। और इसके साथ ही क्या कर रहा है, यहाँ पे ऊपर से आप देख सकते हैं कि सुप्राप्यूबिक प्रेशर भी डाल रहे हैं। ये डाल भी सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो रोटेशन होता है ये किया जाता है, तो ये हेल्पफुल होता है अच्छे से डिलीवरी करने के लिए। और ये मेनली डिस्टोसिया में किया जाता है ताकि जो इम्पैक्टेड वहाँ सोल्जर है वो अच्छे से डिलीवर हो सके, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे रूबिन रोटेशनल मैन्यूर, जिसको और बोलते हैं रिवर्स वुड स्क्रू मैन्यूर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें जो डॉक्टर रहता है वो इंट्रावेजाइनली प्रेशर अप्लाई करता है फीटस के एंटेरियर सोल्जर के स्कैपुला में, ठीक है। जो फीटस के एंटेरियर सोल्जर रहता है उसका जो स्कैपुला वाला पार्ट रहता है वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करता है, और साथ में ये सुप्राप्यूबिक प्रेशर भी लगा सकता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है सोल्जर की डिलीवरी में, ठीक है। तो ये था मैन्यूर का लास्ट मेथड। तो आज की वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।